नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, प्रोफेसर आशीष कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं, लाइब्रेरियन हैं दून यूनिवर्सिटी में, और आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आपका रिसर्च इथिक्स पर एक लेक्चर था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। जी। सर, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से लगातार एक पूरा बैच जो है 30-35, 40-45 लोगों का हर साल रिसर्च करता है यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि उन सबके लिए भी और उसके अलावा भी जो सुनना पसंद करेंगे इस कार्यक्रम को, उन सब के लिए हम चाहते हैं कि एक बेसिक जानकारी आप रिसर्च इथिक्स की दें, क्योंकि जब हम एक इतना शानदार फील्ड में काम करने की योजना बनाते हैं तो क्या क्या ईमानदारियां हमारे भीतर होनी चाहिए और कहाँ कहाँ क्या किस किस तरह के खतरे हैं। कई बार जाने अनजाने भी गलतियां हो जाती हैं। तो सर बताइए कि आखिर ये क्या बला है रिसर्च इथिक्स। जी, पहले तो बहुत धन्यवाद उत्तराखंड एकेडमिक रेडियो में मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन मेरे से पूछा कि रिसर्च इथिक्स क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, रिसर्च इथिक्स या किसी भी इथिक्स का मतलब है कि आप ऐसा कोई भी मिसकंडक्ट ना करें जो इथिकली सही ना हो। कहने में जितना आसान लगता है, ये शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उतना चैलेंजिंग है। उसका रीजन ये है कि हम लोग इस चीज के अभ्यस्त नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि जब आप पीएचडी में एडमिशन लिया और रिसर्च कोर्स वर्क करने लगे, तब आपने रिसर्च इथिक्स के बारे में पढ़ा। और ये केवल आपकी कहानी नहीं है, ये पूरे भारत में लगभग हर एक स्टूडेंट की कहानी यही है कि उसे रिसर्च इथिक्स जब वो पीएचडी में एडमिशन लेता है उसे तभी पढ़ाया जाता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि उसको जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में आए उसे थोड़ा थोड़ा बताया जाए कि रिसर्च इथिक्स क्या है। एक तो बड़ा चीज ये है। दूसरा ये है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे काम अननोइंगली करते हैं जो हमारी हैबिट में शामिल हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी को कहा जाए कि आपने रिसर्च करी है, तो कहते हैं हाँ, मैंने इंटरनेट से रिसर्च करी है। और उस रिसर्च का मतलब क्या है कि इंटरनेट पे गए, कुछ सर्च किया, कट किया, कॉपी पेस्ट किया और मेरी रिसर्च हो गई। मतलब हम लोग ये एक्सेप्ट भी करने लगे हैं कि ये जो कट कॉपी पेस्ट है यही रिसर्च है, जबकि ऐसा है नहीं। और ये हमारे बिहेवियर में आ गया, और ये बिहेवियर में आने के बाद हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो घड़ा बन गया है, कच्ची मिट्टी तो रही नहीं है, अब तो घड़ा बन गया है, अब उसे ढालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घड़ा खुद भी चाहे कि मैं ढल जाऊं तो भी मुश्किल आती है। तो ये चैलेंजेस हैं। तो सर, जैसा आपने कहा कि ये शुरुआत से ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एमए में भी डिजिटेशन बनाया जाता है, वो सब भी एक रिसर्च का लघु शोध का हिस्सा है। तो वहां से क्या कोई योजना है फिर की सरकार की कि हम शुरुआत से इस विषय को पढ़ाएं? क्योंकि जब हमने पढ़ा तो हमें लगा कि ये जरूर होना ही चाहिए था। ये बाद में जुड़ा है ना? जी। ये विषय बाद में जुड़ा, तो हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है जी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो उसी से एक माहौल बनता है। तो सर बताइए कि इसमें क्या क्या है, मतलब जैसे फॉल्सिफिकेशन को थोड़ा सा समझाइए कि क्या होता है, फैब्रिकेशन क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या है। जी। पहले तो पहला सवाल आपका कि क्या सरकार की कोई योजना है, तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल सरकार की योजना है। अभी जो एनईपी लागू हुआ है उसमें जो है शुरू के 4th ईयर में ही आपको रिसर्च इथिक्स, रिसर्च से रिलेटेड पेपर पढ़ाए जाने लगे हैं। और एनईपी में कई ऑप्शंस हैं जिसमें ये अपेक्षा की जाती है यूनिवर्सिटी से कि वो रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च इथिक्स से रिलेटेड, एकेडमिक इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोर्स कंटेंट को तैयार करे और अपने बच्चों को सेंसिटाइज करे। तो ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि 3 बड़े एरिया हैं जब हम रिसर्च इथिक्स की बात करते हैं। तो एक है फैब्रिकेशन, एक है फॉल्सिफिकेशन और एक है प्लेजरिज्म। जो लास्ट वाला है प्लेजरिज्म, इसको तो लगभग हर कोई जानता है और इसके बारे में बहुत काम भी होता है। हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, या प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं, या मेरा प्लेजरिज्म आ गया है, या मेरे को जर्नल ने वापस कर दिया क्योंकि उस पे प्लेजरिज्म ज्यादा था। लेकिन जो 2 दूसरे एरिया हैं जिसे हम फॉल्सिफिकेशन या फैब्रिकेशन कहते हैं, ये बड़े एरिया हैं और ये बहुत चैलेंजिंग भी। अगर मैं बात करूं फैब्रिकेशन से, फैब्रिकेशन का मतलब है कि आप डेटा को फैब्रिकेट कर रहे हो, मतलब आपने एक्चुअली में डेटा लिया ही नहीं है और आपने उसे फैब्रिकेट कर दिया, गढ़ दिया। ये कई रीजन से हो सकता है। आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, या जहां से आप डेटा ले रहे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो एक टूल हम इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन का, है क्वेश्चनायर। अब आपने पॉपुलेशन ले ली कि मेरे को 1000 लोगों से क्वेश्चनायर भरवाने हैं, बट वो 1000 लोग शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप? तो होता यह है कि रिसर्च स्कॉलर
कोशिश ये करता है कि किसी और से या अपना आप ही क्वेश्चनायर भर दें, तो दैट इज अ फैब्रिकेशन। आप डेटा को फैब्रिकेट कर रहे हो। अगर हम किसी दोस्त से बहुत सारे भरवा ले रहे हैं, ये भी फैब्रिकेशन है। फैब्रिकेशन है कि आपने एक से लेना था और आपने 10 क्वेश्चनायर एक ही व्यक्ति से एक्चुअल ऑडियंस तक अगर आप नहीं गए तो जो भी माध्यम है वो फैब्रिकेशन है। ये तो मैंने एक ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की इवन लैब में भी, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने अलग अलग रीडिंग्स लेनी है और वो अलग अलग टाइम पे लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं या आपके पास मशीन ही नहीं है, आपके पास टूल्स ही नहीं है, तो अब आपने तो रिसर्च करनी है। और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़े ऐसे केसेस हुए हैं पास में, आप देखिएगा कि बहुत बड़े ऐसे जो बहुत देर में जाकर के पकड़ में आए, जो फैब्रिकेशन हो गए, डेटा को मैनिपुलेशन कर दिया और फिर क्लेम किया गया कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और दिक्कत इसके साथ ये है फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन के साथ कि इसको डिटेक्ट करने के लिए जैसे हम प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर हैं, ऐसा कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि आपने डेटा सही लिया है या नहीं लिया है, ये आपकी एथिकल कंडक्ट पे निर्भर करता है कि आप एथिकली सही हैं। और सुपरवाइजर या कम्युनिटी आपसे ये उम्मीद यही कर रही है कि आपने जो भी कुछ किया होगा वो सही ही किया होगा। तो इसलिए फाइंडिंग से हम नहीं बता सकते कि ये सच है झूठ है। फाइंडिंग से नहीं बता सकते। उसका कारण ये है कि या तो आप इतना डीप में जाइए कि सुपरवाइजर सारी चीजें निकाले और एक एक डेटा को एनालाइज करे, तो हो सकता है। लेकिन वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि कई बार आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आपने भी देखा होगा कि क्वेश्चनायर भरवाते हुए हम अक्सर ये कहते हैं कि हम इसको रिवील नहीं करेंगे, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। तो जब आइडेंटिटी ही रिवील नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे पता चले कि सही है गलत? तो ये एक बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती है फैब्रिकेशन के लिए। हाँ, और फॉल्सिफिकेशन है कि आप जो रिजल्ट आया ही नहीं, आप उस रिजल्ट्स को बता रहे हो। और वो रीजन ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे हाइपोथेसिस बना लिए कि आपके रिजल्ट्स तो कुछ आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको हाइपोथेसिस प्रूव करने हैं तो अब आप क्या कर रहे हो कि उस रिजल्ट को ही मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ये तो पकड़ में आ सकता है। ये पकड़ में आ सकता है, बशर्ते कि आपके पास ऐसी मशीनरी हो और आप इंटरेस्टेड हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई लैब में, कोई बड़ी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में आपने फॉल्सिफिकेशन कर दिया कि ये डेटा तो था नहीं, ऐसा रिजल्ट तो नहीं था। अब उसी चीज को पकड़ने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास भी उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और वो उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करे। और शायद इसीलिए इन चीजों को पकड़ने के लिए ही आजकल जर्नल्स जो है वो सारा डेटा मांगने लगे हैं, रिजल्ट्स भी मांगने लगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर साइंस में अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो ये कहते हैं कि आप इसका कोड दीजिए। अच्छा, हम पेपर तभी पब्लिश करेंगे, आप इसका कोड तो दीजिए, लेट अस चेक कि ये सब कुछ सही है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी। तो फिर फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन ये सब ऐसी चीजें हैं जो इथिकली आपको सही बतानी है, इसमें कोई और चारा नहीं है। और प्लेजरिज्म को लेकिन टूल्स के जरिए किया जा सकता है। सर, इसके अलावा और क्या क्या मिसकंडक्ट है रिसर्च में? देखिए, आजकल के अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो एआई एक बड़ा इश्यू है और मिसकंडक्ट यही है कि जैसे प्लेजरिज्म के मामले में कि आपने क्रेडिट दिए बगैर ही किसी और का चीज ले ली और आप क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा है और बहुत ऑफेंटली क्लेम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि क्लेम इसलिए कर रहे हैं कि आप क्लेम करना चाहते हैं, पर आप ये क्लेम इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप गलत क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आदत तो ऐसी है कि जो भी हमें इंटरनेट पे मिला वो ऐसा लगा ये फ्री है और हमारा अपना है और उसे कह दिया कि मेरा है। मतलब हम देने में कम विश्वास करने लगते हैं। वैल्यूज में हमारे बसा हुआ एक तरह से कि भाई अपनी मतलब बहुत ज्यादा श्रेय लोगों को ना देना, या जैसे कई बार किसी की पंक्तियां उठा के हम लगा देते हैं फेसबुक पे या कहीं पे, उसमें लेखक का नाम जरूरी नहीं समझते। जबकि वो एक बहुत बड़ी एक हैबिट होनी चाहिए कि आप उसको श्रेय दें लेखक को ना। हाँ, तो ऐसे भी चलता ही है। ऐसे भी चलता है और मुझे लगता है ये सिर्फ एक माइंडसेट का खेल है। जैसे आज भी मैं कई रिसर्च स्कॉलर से बात कर रहा था और उनके भी यही सवाल थे। तो मेरा सीधा सवाल ये था कि क्या ज्यादा लोगों को साइट करने से आपकी रिसर्च लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगी? कि मान लीजिए आपने 1000 लोगों को साइट कर दिया, क्या आपकी रिसर्च लेस इंपॉर्टेंट हो गई? ऐसा तो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों नहीं साइट कर रहे हो? हमें क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए। जो भी रिसर्च स्कॉलर है या रिसर्च कर रहा है उसे सवाल ये पूछना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास आया कहाँ से?
ऐसा तो है नहीं कि ऊपर आसमान से टपका और मेरे दिमाग में चला गया। या तो मैंने किसी किताब से पढ़ा है, किसी रिसर्च से पढ़ा है, किसी रिसर्च पेपर से पढ़ा है, किसी व्यक्ति से बात की है, कोई एनालिसिस किया है, तो जो आया है जहां से वो आपको बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल, सामग्री तो जो भी होगी वो किसी न किसी के द्वारा ही बनाई गई है और आप कहीं से हवा में कोई ख्याल तो पैदा नहीं होंगे। तो ये है माइंडसेट है कि नहीं बताना नहीं है, छुपाना है वाला। तो जितना अधिक साइटेशन होंगे, जितने अधिक रेफरेंसेज होंगे, उतनी हमारी ऑथेंटिक रिसर्च मानी जाएगी। जी बिल्कुल। और ये भी माना जाएगा कि हाँ नॉलेज भी है बंदे को, भाई इतना कुछ पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ज्यादा पढ़ रहे हैं और ज्यादा बता रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं और ज्यादा बता रहे हैं। हमारे वो कल्चर धीरे धीरे मुझे लग रहा है खत्म हो रहा है कि हम ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो एक पार्ट होता है किसी भी थीसिस का, इवन रिसर्च पेपर का भी, और उसको भी हम कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने लिख दिया ना, ये तो इसी का है। बट वो भी तो उसी ने लिखा था। आपने खुद ओरिजिनल स्टडी को पढ़ करके या तो खुद समराइज किया हो या पैराफ्रेज किया हो या एनालिसिस किया हो, तब आप अपने शब्दों में लिखिए ना। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। इसके अलावा सर जैसे कई बार बहुत बारीक चीजें होती हैं कि हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा होता है और हमारी एक अपनी भाषा शैली बन जाती है जी। वो, लेकिन कई बार कईयों की, जैसे हम लेखक बिरादरी की अगर हम बात करें तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे कोई नया लेखक पैदा होता है तो इस पे उस लेखक का प्रभाव है, प्रेमचंद का प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल का इस पे प्रभाव है। तो वो प्रभाव आ जाता है क्योंकि लगातार हम उस लिटरेचर को अगर पढ़ रहे होते हैं तो कई बार हमारी भाषा शैली भी वैसी बन जाती है, हमारे पास वोकेबलरी अच्छी हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम माइन्यूट अंतर करें तो कैसे होगा, जैसे पैराफ्रेजिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर एआई की बात कर रहे हैं तो एआई हमको जो जानकारियां दे रहा है हम उसको पैराफ्रेजिंग कर लें अगर हम, या क्या कर सकते हैं सर, क्या है एआई के लिए, क्या अभी नए क्या रूल बने हुए हैं? देखिए एआई के लिए ना अभी तो रूल है नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूंगा कि भारत में अगर मैं किसी ऐसी एकेडमिक संस्था की बात करूं या किसी सुप्रीम बॉडी की बात करूं जो ये कह दे कि भाई ये एआई से रिलेटेड नियम पॉलिसीज हमने बना दी कि आप इतना एआई का इस्तेमाल अपनी पीएचडी थीसिस में या रिसर्च पेपर में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चाहें तो अपनी पॉलिसी बना सकते हैं जब तक कि कोई ऐसी यूजीसी की तरफ से या किसी और बॉडी की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आ रही। लेकिन ये काम बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि एआई या जेनरेटिव एआई इतना ज्यादा कंटेंट दे रहा है और वो इतना इजीली दे रहा है कि सबको ये लग रहा है कि मैं तो इजीली इसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैंने तो बहुत सारी ऐसी किताबें देखी इंटरनेट पे, आप भी देखिएगा कि जो एआई एज अ ऑथर ने लिखी हो या एक व्यक्ति विशेष ने लिखी और उसे को ऑथर एआई को बना दिया गया हो। अच्छा, तो ऐसी किताबें भी अवेलेबल हैं। तो इन चीजों के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा। अभी अब सवाल ये होता है कि अगर ऐसी पॉलिसी नहीं है तो हम क्या करें, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी डिटेक्शन का कोई टूल नहीं है? नहीं, एआई का जो कंटेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम उसकी भाषा शैली से समझ सकते हैं कि अच्छा ये एआई का है। नहीं, क्योंकि उसकी एक खास भाषा शैली होती है जो समझ में आ जाती है जी कि ये बंदे ने एआई से काम किया हुआ है। नहीं, एआई डिटेक्शन टूल तो है, जैसे प्लेजरिज्म डिटेक्शन या सिमिलैरिटी डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही वही सॉफ्टवेयर एआई जेनरेटिव टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन डिटेक्ट करने के बाद कुछ तो पॉलिसी होनी चाहिए ना कि क्या आप इस टेक्स्ट को वापस भेजोगे, रिजेक्ट करोगे, या इस टेक्स्ट के बेसिस पे आप उस कंटेंट को, उस पेपर को रिजेक्ट कर दोगे। ऐसी पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी होनी चाहिए। डिटेक्ट तो कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। अभी जिन लोगों को जो जानकारी है वो ये है कि जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी में क्लियर कट गाइडलाइन में ये कहा गया है कि देखिए एआई कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब आप उसे ऑथर नहीं बना सकते हो, बिल्कुल भी ऑथर नहीं बना सकते। उसका कारण यह है कि एआई कोई ह्यूमन नहीं है जिसे आप कोर्ट में पेश कर सको। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज करते हो, लेकिन एआई को नहीं कर सकते। तो एआई किसी भी हालत में एक ऑथर तो नहीं होगा। अब दूसरा ये है कि अगर एआई से जनरेटेड टेक्स्ट है तो हम क्या करें। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल नकार दें। एआई तो हमारे लिए एडवांटेज है बहुत सारी चीजों को करने का। तो सही तरीका यही है कि आपने अगर एआई से जनरेट किया है टेक्स्ट तो आप उसे बताइए कि हाँ मैंने अपने रिसर्च में, अपने रिसर्च पेपर में ये एआई से लिया है, इस जेनरेटिव एआई से लिया है, इस दिन लिया है, और जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था वो प्रॉम्प्ट ये है,
और इसके बाद AI टूल ने मुझे ये जनरेट करके दिया है। अच्छा, आप डिस्क्लोज कीजिए, आप पूरी दुनिया को बताइए कि हाँ ये दिस इज नॉट माई, ये तो मैंने AI से लिया है। जैसे उद्धरण आप लेते हैं, साइटेशन ले रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप उसको भी लीजिए। बिल्कुल उसको लीजिए, जब तक कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं तो ऐसा कर लीजिए। जी जी जी। तो ये खुद ही वही नैतिकता वाला सवाल हो गया जी कि कोई फोर्स नहीं कर सकता, खुद ही आपको ईमानदारी से चीजें बतानी होंगी, और जितना आप बताएंगे उतना आप इस फील्ड में एक तरह से ऑथेंटिक आप कहलाएंगे। ऑथेंटिक हाँ हाँ। तो सर और क्या बताना चाहेंगे तमाम लिसनर्स के लिए, हमारे रिसर्चर्स के लिए, कि कैसे अपनी रिसर्च करें? कोई टिप्स आप देना चाहें कि अभी इनरोल हो गए हैं तो अभी से ही कैसे हम काम शुरू करें कि सही वक्त पे हम अपनी PhD दे सकें बिना किसी बर्डन के? जी मैं तो यही कहूंगा कि देखिए जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक एथिक्स या रिसर्च एथिक्स या एकेडमिक इंटीग्रिटी कोई बहुत छोटा चीज नहीं है, ये काफी बड़ी पार्ट है। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक दिन या एक हफ्ते में सीखने वाली चीज है, ये ऐसा है कि आपको हर 2 महीने 6 महीने साल भर में स्टूडेंट को, रिसर्च स्कॉलर को सेंसिटाइज करना होगा। उसके रीजन क्या है कि इसके फैसेट्स बहुत सारे हैं। पहला तो यही है कि आपको क्या चीज अवॉइड करनी है। अब मैंने ये तो बता दिया कि क्या चीज अवॉइड करनी है, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं और वो कैसे करूं, क्या तरीके हों उसके। जैसे कि अगर मैं रेफरेंसिंग बना रहा हूं तो मुझे डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स भी पता होने चाहिए, रिसर्च स्कॉलर्स को भी पता होने चाहिए। और अगर वो मैनुअली मैं नहीं कर रहा हूं तो ऐसे कौन से रेफरेंस मैनेजमेंट टूल हैं वो पता होने चाहिए। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकूं। मैं इंटरनेट एक जनरल इन्फॉर्मेशन का जरिया तो हो सकता है, लेकिन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का जरिया नहीं है। जब आप रिसर्च की बात करते हो या हायर एकेडमिक्स की बात करते हो तो डिफरेंट डेटाबेसेस पे जाना चाहिए जहां पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिसर्च पेपर्स के रूप में, थीसिस के रूप में मिलती है। वहां से डेटा कैसे निकाला जाए, उसको निकालने के तरीके क्या हैं, टूल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, एक्सेसिबिलिटी कितनी है। फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि हमारे पास वो सिमिलैरिटी डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होने चाहिए। हम बच्चों को लगातार AI से कैसे इस्तेमाल करें और क्या चीज ना करें उसके बारे में भी सेंसिटाइज करते रहें। तो ये लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार इस चीज का अभ्यस्त हो गया तो हम ये समझें कि अगर हमने एक रिसर्च स्कॉलर को पूरी तरह समझा दिया तो वो आगे आने वाले जितने और उसके रिसर्च स्कॉलर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली नॉलेज ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल। कई सारे लोग एक ही रिसर्च में से बहुत सारे रिसर्च पेपर लिख देते हैं जी। फाइंडिंग्स यहाँ भी यूज कर ली, यहाँ भी यूज कर ली, तो ये सर फैब्रिकेशन में आता है कि या नहीं मैडम, ये अगर एक ही रिसर्च से कई रिसर्च पेपर निकाल दिए आपने और मतलब एक ही रिसर्च से डेटा एक ही है, डेटा एक ही है और आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये डेटा एक ही है तो ये तो प्योर प्लेजरिज्म है कि आप जो है गलत चीज कर रहे हो, अनएथिकल है। आपकी अपनी ही चीज है, आपका अपनी ही चीज है, तब भी प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म है अगर सेम डेटा है तो। अच्छा। पर यह है कि हाँ आप अपने ही पेपर को साइट कर रहे हो तो वो सेल्फ साइटेशन आ जाता है और बहुत जगह वो करते भी हैं। अच्छा। कि मान लीजिए मैंने ही पिछली बार कोई रिसर्च पेपर लिखा था और उसमें मैंने कोई खास चीज ऐसी ढूंढ करके निकाली थी और अब नए वाले पेपर में मैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसे मेंशन कर रहा हूँ कि हाँ एक रिसर्च ऐसी हुई थी जिसमें ये फाइंडिंग हुई है, तो मैं वहां अपने आप को साइट कर सकता हूँ, उसे सेल्फ साइटेशन कहते हैं। एक जो तीसरा बड़ी चीज है जिसे हम रिडंडेंट पब्लिकेशन कहते हैं या सलामी स्लाइसिंग कहते हैं कि एक बड़ी रिसर्च है, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी थीसिस है और आप अपनी थीसिस से 4 रिसर्च पेपर निकाल करके 4 अलग अलग जगह क्रेडिट ले रहे हो तो वो रिडंडेंट पब्लिकेशन में आएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करते हैं लोग, करते हैं ऐसा भी लोग, और कई बार ऐसी पॉलिसीज भी आ जाती हैं कि आपको एक ही से 2-3 पेपर भी पब्लिश करके दिखाने हैं, तो उस केस में क्या करें? उस केस में हमें ये करना होगा कि हमें ये बता देना होगा कि जो रिसर्च पेपर है ये एक बड़ी रिसर्च स्टडी का पार्ट है। अगेन यू हैव टू डिस्क्लोज, बता दीजिए। जितनी बार हम डिस्क्लोज करेंगे उतना आसान, खतरे से हम उतने ही बाहर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं एक निजी हमारे उसी पे जा रहा है बार बार बात कि हर चीज के लिए कानून नहीं बन सकता, आपको अपनी निजी नैतिकता रखनी पड़ेगी, कुछ वैल्यूज बनाने पड़ेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी और लगातार आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां वैसे बनी हुई हैं इस फील्ड में अभी, और AI के आने के बाद तो बनी ही है। तो क्या हर स्टेट को भी ये राइट होता है कि वो अपने कुछ नियम कानून बना सके अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए?
स्टेट लेवल पे भी किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी किया जा सकता है। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप डिपार्टमेंट लेवल पे भी, जब तक कोई बड़ी पॉलिसी नहीं है, जैसे यूजीसी ने एकेडमिक इंटीग्रिटी की पॉलिसी निकाली थी कि आप अप टू 10% ही एक्सेप्टेबल होगा अगर कोई प्लेजरिज्म के केस में आ रहा है या सिमिलैरिटी के केस में आ रहा है। बल्कि हम उसे सिमिलैरिटी कहते हैं, प्लेजरिज्म नहीं कहते हैं, क्योंकि प्लेजरिज्म डिसाइड करना, प्लेजरिज्म एक्सपर्ट का काम है। सॉफ्टवेयर केवल सिमिलैरिटी बता सकता है कि ये सिमिलर है इस चीज से, इतना परसेंट सिमिलर है। उसके बाद तो वो एक्सपर्ट के पास जाता है कि ये चेक करने के लिए क्या इन्होंने प्रॉपर्ली साइट किया है या नहीं किया है। तो ये तो एक पार्ट है। लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे कुछ पॉलिसी बन जानी चाहिए। चाहे यही वाली पॉलिसी बन जाए कि अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप छुपाइए मत, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि मत कीजिए, लेकिन आप उसे डिस्क्लोज कीजिए कि जो आपने लिया है एआई से, बता दीजिए कि आपने कहाँ पर लिया है, ताकि अगर हम इसे कहीं पर आगे भी भेज रहे हैं तो उनको भी पता हो कि हाँ, ये एआई से जनरेटेड टेक्स्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, काम करते करते क्या हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा लेखन प्लेजरिज्म की श्रेणी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। तो क्या पर्सनली भी चेक करने की टूल है ना? देखिए, जो इस समय सिमिलैरिटी डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, यूजीसी एक ड्रिल बिट करके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दूसरे सॉफ्टवेयर भी लेते हैं, जैसे टर्निटिन है, ऑथेंटिकेट है। ये अच्छे जाने माने सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ टूल्स इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम फ्रीली अवेलेबल टूल्स कहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल टूल्स हैं सिमिलैरिटी डिटेक्शन के, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि आप जो है अपना ही मेहनत का डेटा, जो आपने मेहनत से रिसर्च की है, आप उसे खुद को ही उस दूसरे सॉफ्टवेयर को परोस करके दे रहे हैं जिसपे आपका कोई अधिकार नहीं है। मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे आप उसे आगे टाइम में रोक सकें। मतलब आप खुद ही दे रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशन के पास है तो आप कम से कम ये तो बता ही सकते हैं कि ये मैंने सबमिट किया था। लेकिन इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर के साथ तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो उसे तो ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को अपने कुछ सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, वैसे तो यूजीसी प्रोवाइड कर रही है, अगर नहीं है तो ले लेने चाहिए। उससे और अच्छा ही रहेगा, रिसर्च की क्वालिटी बनी रहेगी। और जो ये प्रॉब्लम है प्लेजरिज्म की, और आने वाले टाइम में दिक्कत करती है, मतलब आज आपसे कोई गलती हो गई और पता चला आप 10 साल बाद जब किसी ऊंची पोस्ट पे हो और तब ये पकड़ में आ रहा है, तो बहुत अच्छा फीलिंग नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तत्काल वाली सजा थोड़ा चल जाती है, लेकिन लंबी वाली फिर गलत है। तो बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी। तो हम चाहेंगे समय समय पे आप और भी वार्ताएं इस तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ प्रोफेसर आशीष कुमार जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।